सो मनी वाइज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अक्सर यूट्यूब पर आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड्स बेकार हैं, ईटीएफ ज़्यादा बेटर हैं। आजकल यही चल रहा है कि म्यूचुअल फंड की बुराइयां बहुत की जा रही हैं यूट्यूब पर। बट चीज़ों को सिंपल रखते हुए मेरे अकॉर्डिंग हर एसेट क्लास का एक अपना करेक्टर होता है। म्यूचुअल फंड कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, ईटीएफ कुछ अलग लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, एंड जो लोग स्टॉक्स में काम कर सकते हैं उनके लिए स्टॉक्स भी एक बेटर चॉइस है। सो चीज़ों को काफ़ी सिंपल रखते हुए सवाल ये आता है कि क्या म्यूचुअल फंड से हम पैसा बना सकते हैं। तो उसका जवाब है हाँ, हम पैसा बना सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में 8 से 10 साल से पिछले ये सब ट्राई करके देखा है। तो म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न आते हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखे हैं मैंने। स्टॉक्स में खुद इन्वेस्ट करने के बाद भी हम कई बार म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाते हैं। इतना भी बुरा ऑप्शन नहीं है म्यूचुअल फंड। अगर आप जस्ट म्यूचुअल फंड पे भी फोकस करते हैं तो भी आप एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। एंड अगर आप बिज़ी रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा रिसर्च पे ध्यान नहीं दे पाते, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो म्यूचुअल फंड में जब हम जाते हैं तो हमें म्यूचुअल फंड अपने आप में काफ़ी कंफ्यूजिंग लगते हैं, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। तो उनको थोड़ा सा क्लियर करेंगे और मैं ये बताऊंगा कि मैं कौन से म्यूचुअल फंड्स खुद के लिए प्रेफर करता हूँ और जो मैं रिजेक्ट करता हूँ उसका रीज़न क्या रहता है कि किन म्यूचुअल फंड्स को मैं रिजेक्ट करता हूँ। ये वीडियो लगभग 2 पार्ट में होने वाली है। तो अभी हम पहले कैटेगरीज को देखेंगे, एंड आगे जाकर हम म्यूचुअल फंड को चूज़ करने की बात करेंगे कि कैसे हम एक बेटर म्यूचुअल फंड को चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि लार्ज कैप फंड की लिस्ट है, तो उसमें से कौन सा लार्ज कैप फंड है जो हमारे लिए बेटर हो सकता है। तो सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज पर आते हैं। तो बेसिक कैटेगरीज में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा आता है, जो कि सबसे बेसिक फंड्स होते हैं, लार्ज कैप फंड। तो ये लार्ज कैप फंड क्या है एंड कौन सी कंपनीज आती हैं लार्ज कैप में। हमारे इंडिया में सेबी के अकॉर्डिंग मार्केट कैप वाइज इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज़ हैं वो लार्ज कैप के अंदर आती हैं। आप जितने भी लार्ज कैप फंड देखते हैं वो सब इन्हीं 100 कंपनीज में से कंपनीज चूज़ करते हैं और उस पर काम करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी छोटी रेंज है कि आपको सिर्फ 100 कंपनीज में से कुछ कंपनीज उठानी है। इस चीज़ को मैं इतना प्रेफर नहीं करता हूँ। बट आप लार्ज कैप फंड की तरफ जा सकते हैं, काफ़ी अच्छे रहते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग 100 कंपनीज में से कंपनीज चूज़ करना और उन पर काम करना इतना बेटर नहीं रहता है। तो आपके लिए सबसे पहला हमारा निफ्टी 50 एंड निफ्टी का नेक्स्ट 50। ये 100 कंपनियां हैं जो कि सभी लार्ज कैप फंड के लिए मैंडेटरी रहती हैं कि आप इन्हीं में से चूज़ करेंगे। थोड़ा बहुत स्मॉल कैप है उसको उठा सकते हैं, बट मेजर पोर्शन लार्ज कैप में इन 100 कंपनीज में से होता है। मेरे अकॉर्डिंग लार्ज कैप अवॉइड बनता है। लार्ज कैप को डिस्कस करने के बाद सेकंड हमारा फंड आता है मिड कैप फंड। तो जो मिड कैप कंपनीज होती हैं, लार्ज कैप की 100 कंपनीज को छोड़ने के बाद नेक्स्ट 150 कंपनीज, या फिर आप कह सकते हैं कि मिड कैप 150, ये जो इंडेक्स है इसमें से कंपनियां चूज़ की जाती हैं। तो टोटल 150 कंपनीज़ का एक यूनिवर्स है जिसमें से मिड कैप फंड्स अपने लिए कंपनीज उठाते हैं। और हिस्टोरिकल रिटर्न्स के बेस पे भी हमने देखा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। एंड अक्सर लोगों को ये लगता होगा कि स्मॉल कैप ज़्यादा ग्रो करते हैं, बट एक अभी पास्ट डाटा के ऊपर रिसर्च आई थी जिसके अकॉर्डिंग ये चेक किया गया कि मिड कैप कंपनीज सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही थी, क्योंकि ये कंपनीज काफ़ी सेफ़ होती हैं, जो कि स्मॉल कैप से बड़ी हैं बट लार्ज कैप बनने के लिए आगे बढ़ रही हैं। सो सबसे सेफ़ माना जा सकता है इन कंपनीज़ को। तो आप अपने टाइम होराइज़न के अकॉर्डिंग इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका टाइम होराइज़न 3 से 5 साल का है तो आप लार्ज कैप में रह सकते हैं। अगर आप 5 से 7 साल या 3 से 7 साल के बीच में टाइम दे सकते हैं तो आप मिड कैप में जा सकते हैं। एंड अगर आप 7 8 या 10 साल से ऊपर का टाइम दे सकते हैं तो आप स्मॉल कैप को प्रॉपरली चूज़ कर सकते हैं। मिड कैप के बाद हमारा जो स्मॉल कैप का यूनिवर्स है, यानी कि पहली 250 कंपनी को छोड़ने के बाद 100 लार्ज कैप एंड 150 मिड कैप की कंपनियां, इन 250 कंपनीज़ को अगर हम निकाल देते हैं तो उसके बाद जो कंपनीज़ बचती हैं वो स्मॉल कैप में आती हैं।
तो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज चूज़ करने के लिए मिलती हैं स्मॉल कैप फंड्स को। उतना ही रिस्की होता है, बट क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा यूनिवर्स है तो फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग थोड़ा फ्री होता है चूज़ करने के लिए। सो ये काफ़ी बेटर रहता है। तो सबसे पहले लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। सो इन तीनों में से हम अपने रिस्क और अपने टाइम होराइज़न के अकॉर्डिंग किसी को भी चूज़ कर सकते हैं और इनका बैलेंस अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं तो। उसके बाद हमारा आता है लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये लार्ज और मिड कैप का एक मिक्स होता है। सो इसको मैं जनरली प्रेफर नहीं करता क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। आप अगर खुद से इन्वेस्ट करते हैं तो खुद से लार्ज कैप और मिड कैप में अलग अलग इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद हमारा आता है रिजेक्शन के अंदर हम देखते हैं ELSS फंड। इसको मैं 100% रिजेक्ट करता हूँ। मैं कभी ELSS की तरफ नहीं जाता क्योंकि ये पहली बात तो 3 ईयर लॉक इन के साथ आते हैं, तो 3 साल तक आपको लॉक इन करना पड़ता है, आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं। दूसरा, आपका ये टैक्स सेविंग फंड होते हैं, तो अगर आप टैक्स प्लानिंग नहीं करते हैं या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ELSS 1,50,000 तक की छूट देते हैं आपको टैक्स में, जो कि आपकी LICs और पॉलिसीज़ को भी इंक्लूड करती है। तो अगर आपने वहाँ इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको ELSS फंड की ज़रूरत नहीं है। सो इसको भी मैं हमेशा रिजेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट हमारे आते हैं डिविडेंड फंड, जो कि डिविडेंड पर फोकस करते हैं। इनको भी हम रिजेक्ट करते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड मेरे अकॉर्डिंग हम ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं। अगर आप डिविडेंड वाले फंड्स की तरफ देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, बट मेन फोकस इन फंड्स का होता है डिविडेंड वाली कंपनीज़ के ऊपर, जो कि हाई डिविडेंड देती हैं कंपनीज़, उनमें ये फ़ंड इन्वेस्ट करता है। एक हमारी बहुत ही पॉपुलर कैटेगरीज आती हैं इंटरनेशनल फ़ंड की। मैं पर्सनली इंटरनेशनल फ़ंड को प्रेफर नहीं करता क्योंकि इसमें एक इशू ये आता है कि ज़्यादातर इंटरनेशनल फ़ंड फंड ऑफ फंड होते हैं। तो FOF यानी कि फंड ऑफ फंड में इशू ये है कि आपसे पैसा लिया जाता है एक फ़ंड के लिए और आगे 2 से 3 म्यूचुअल फंड में वो पैसा लगाया जाता है। तो जब ऐसा किया जाता है तो आपको सबसे पहला तो इस फंड का पेमेंट करना पड़ता है, जो कि आपका एक्सपेंस रेशो जाता है। उसके बाद जब ये पैसा आगे 3 फंड्स में लगता है तो उनका एक्सपेंस रेशो भी काटा जाता है, तो यहाँ आप डबल एक्सपेंस रेशो पे कर रहे हैं। सो अगर आपको कोई इंटरनेशनल फ़ंड डायरेक्ट मिलता है, क्योंकि ऐसे काफ़ी फ़ंड हैं इस कैटेगरी में, जब हम आगे जाएंगे तो हम उनको डिस्कस करेंगे। ऐसे कई फंड्स हैं जो कि डायरेक्ट इंटरनेशनली इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उसको फिर भी चूज़ कर सकते हैं, बट फंड ऑफ फंड को अवॉइड करने की सलाह रहेगी। नेक्स्ट हमारा आएगा वैल्यू फंड। इसको भी हम रिजेक्ट करते हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसा टाइम आता है कि जब वैल्यू फंड्स काम करते हैं और फिर ऐसा टाइम आता है जब वैल्यू फंड काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये कोई रेगुलर फंड नहीं है, ये एक वैल्यू बेस्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। सो इसीलिए इनको भी मैं रिजेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट हमारा कॉन्ट्रा फंड है, जो कि कॉन्ट्रा थीम में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर मार्केट किसी थीम के ऊपर पूरी तरह से बुलिश है तो ये उसका अपोजिट बैट लेंगे। जिस थीम के ऊपर सभी बियरिश होंगे वहाँ जाकर ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में साइकिल्स आते हैं, तो जैसे ही साइकिल चेंज होगा कॉन्ट्रा बैट आपका अच्छा काम कर सकती हैं, बट इन चीज़ों में थोड़ा रिस्क रहता है। सो कॉन्ट्रा फंड की तरफ भी मैं प्रेफरेंस नहीं देता। उसके बाद हमारा कैटेगरी आता है सेक्टोरल फंड का। अक्सर सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड, इसके अंदर थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को। तो सेक्टोरल फंड हम कभी प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंदर इशू ये आता है कि अगर आप इतना जानते हैं कि कौन सा सेक्टर किस टाइम काम करेगा तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर आपको कभी ये नहीं बता सकता कि कौन सा सेक्टर किस टाइम काम करेगा। वो पर्सनली ये बात जानता है और वो इन्वेस्ट भी करता है, बट आप कौन सा सेक्टर चूज़ करते हैं वो आपको कभी फंड मैनेजर आकर नहीं बताएगा कि ये सही टाइम है या गलत टाइम है। सो अगर आप पर्सनली जानते हैं कि कौन सा सेक्टर किस टाइम काम करेगा और किस टाइम कौन सा सेक्टर काम नहीं करेगा, तो आप सेक्टोरल फंड की तरफ जा सकते हैं। बट अगर आप इतनी नॉलेज रखते हैं तो बेटर रहता है कि आप डायरेक्ट स्टॉक्स में जाकर इन्वेस्ट कर दें। आप टॉप स्टॉक उठा सकते हैं उस फंड के, तो बेटर रिटर्न ले सकते हैं। सो सेक्टोरल फंड में जाना मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं रहता है। बट जब हम थीमेटिक फ़ंड की बात करते हैं, थीमेटिक फ़ंड सेक्टोरल फंड से थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर आप बात करते हैं कि ऑटो ऑटो एक सेक्टर है, बट जब हम ईवी की बात करते हैं, ईवी एक थीम है।
तो आपको इनमें थोड़ा डिफरेंस समझ में आया होगा कि ऑटो में सिर्फ ऑटो कंपनीज हो सकती हैं, बट ईवी के अंदर आपकी बैटरी बनाने वाली कंपनी, आपकी ईवी गाड़ी का सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी, आपकी ऑटो कंपनीज, आपकी ऑटो एंसिलरी कंपनीज, ये सभी आ सकती हैं, क्योंकि ये एक थीम है। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी एक थीम है, उसके अंदर पावर जनरेशन की कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी एंड आपकी रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनीज, ये सब उसका पार्ट हो सकती हैं। तो थीमेटिक फंड अपने आप में एक बहुत बेटर कैटेगरी है कि जैसे कि आप ये जज करते हैं कि इंडिया में आगे कौन सी थीम काम कर सकती है, कौन से सेक्टर में ग्रोथ हो सकती है, तो उस सेक्टर पर डायरेक्ट जाने के बजाय आप थीमेटिक फंड को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत भी न्यूज़ को फॉलो करते हैं, आप ये जानते हैं कि कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप थीमेटिक फ़ंड की तरफ जा सकते हैं। थीमेटिक फ़ंड बेटर रहेगा। सो थीमेटिक फ़ंड हमारी तरफ से रिकमेंडेड रहते हैं। सो अब तक हमने कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 फंड हैं जिनको हमने अभी तक रिकमेंड किया है। बाकी सब हम रिजेक्ट करते हैं अपनी तरफ से, मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए। आप चाहें तो इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, आपका मानना कुछ भी हो सकता है। सो अगर आप इनमें से किसी को बेटर मानते हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ कि आपको क्यों बेटर लगता है कि ये फ़ंड बेटर हो सकता है। सो इसके बाद फाइनल हमारी 2 कैटेगरीज रह जाती हैं, जिसमें आता है हमारा फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप। तो पर्सनली अगर मैं देखता हूँ तो मैं फ्लेक्सी कैप को सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, जो कि मेरा टॉप प्रायोरिटी पर रहता है। क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड जो है, फंड मैनेजर को पूरी फ्रीडम देता है कि वो जहाँ इन्वेस्ट करना चाहे वहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। जिस सेक्टर में वो पैसा बढ़ाना चाहता है, यानी कि अगर वो लार्ज कैप में पैसा बढ़ाना चाहता है तो लार्ज कैप बढ़ा सकता है, मिड कैप में बढ़ाना चाहे तो मिड कैप बढ़ा सकता है। सो यहाँ उनको पूरी फ्रीडम मिलती है। तो फंड मैनेजर की फुल कैपेसिटी यूटिलाइज होती है फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे वो आज़ाद है अपनी नॉलेज को अप्लाई करने के लिए। बट फ्लेक्सी कैप फंड में हम एक इशू देखते हैं कि ज़्यादातर फंड मैनेजर ज़्यादा दिमाग ना लगाकर ये सोचते हैं कि सेफ्टी की तरफ कैसे जाया जाए। तो उनका टारगेट रहता है कि जस्ट इंडेक्स को बीट करना है एंड सेफ्टी की तरफ ध्यान देना है। तो फ्लेक्सी कैप के जैसे ही एक सेम कैटेगरी आती है मल्टी कैप फंड की। तो अगर आप फ्लेक्सी कैप में नहीं जाना चाहते तो आप मल्टी कैप में जा सकते हैं, क्योंकि मल्टी कैप के अंदर एक फ़ंड मैनेजर को स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के अंदर कंपलसरी पैसा लगाना होता है। कई बार ऐसा होता है कि स्मॉल कैप बेटर परफॉर्म करते हैं, और क्योंकि फ़ंड मैनेजर को उसमें पैसा लगाना ही है तो वो मल्टी कैप में हमेशा इन्वेस्ट करेगा। सो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग फ्लेक्सी कैप बेटर है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फ़ंड मैनेजर कम्प्लीटली फ्रीडम के साथ काम करे। बट पास्ट में हमने देखा है कि अभी रिसेंट टाइम के अंदर मल्टी कैप फंड्स के रिटर्न काफ़ी बेटर रहे हैं। सो ये आपको देखना है कि आप इनमें से कौन सा चूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में से कुछ भी चूज़ कर रहे हैं तो आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप इन तीनों को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन तीनों को छोड़कर 1 और 2, इन दोनों में से कोई भी फ़ंड चूज़ कर सकते हैं। एंड थीमेटिक फ़ंड थोड़ा नॉलेज वालों के लिए है, जो कि ब्रॉडर थीम्स पर नज़र रखते हैं, जो कि ये देख रहे हैं कि कहाँ पैसा जा रहा है। जैसे कि हमने पास्ट में देखा कि पावर सेक्टर के अंदर काफ़ी पैसा आया, ईवी के अंदर काफ़ी पैसा लगा, एंड हमारा डिफेंस सेक्टर काफ़ी ग्रो कर रहा था। तो ये सब एक थीम होती हैं, तो इन थीम्स के अंदर आप पैसा लगा सकते हैं। सो ये हमारा इक्विटी का कंप्लीट कैटेगरी थी। तो एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए कि हमारी तरफ से कौन सी कैटेगरीज मैं पर्सनली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हूँ और कौन सी रिजेक्ट करता हूँ। सो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ये दोनों मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ। थीमेटिक फंड, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, इनके अलावा जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सबको मैं पर्सनली कभी भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। और अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो बेटर है कि आप भी इनमें इन्वेस्ट ना करें, आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप की तरफ ही रहें। सो नेक्स्ट हमारी कुछ कैटेगरीज आती हैं जो कि हमारी रहती है। कमोडिटीज़ के अंदर आपको जस्ट 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, जो कि आपके हैं गोल्ड एंड सिल्वर। तो इसमें आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली ईटीएफ एक बेटर ऑप्शन रहता है।
गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा हाइब्रिड फंड्स की कैटेगरी आती है। हाइब्रिड फंड जो होते हैं, हाइब्रिड फंड इक्विटी प्लस डेट प्लस अदर एसेट का मिक्सचर होता है। सो इक्विटी प्लस डेट को मेनली हाइब्रिड फंड कहा जा सकता है। तो सबसे पहले हमारा आता है बैलेंस हाइब्रिड फंड, जो कि इक्विटी और डेट को प्रॉपर बैलेंस में रखता है, एक फिक्स रेशियो में मेंटेन करके रखता है। सो पर्सनली मैं हाइब्रिड फंड्स में नहीं जाता, क्योंकि आपको मैंने अपना एक पोर्टफोलियो भी दिखाया था जिसमें मैं खुद से डेट फंड और इक्विटी को बैलेंस करता हूँ। तो हाइब्रिड फंड में जाने का मेरा कोई रीज़न नहीं बनता है। बट अगर आप इनकी तरफ जाना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला बैलेंस फंड, जो कि खुद को ऑटोमेटिक बैलेंस करता है। उसके बाद बेस्ट डायनेमिक एसेट एलोकेशन, जो कि आपके टॉप एसेट के अंदर पैसा बढ़ाकर लगाते हैं, जो कि जो भी एसेट परफॉर्म कर रहा है उसके अंदर एलोकेट करते हैं। एंड ये कोई फिक्स नहीं होता, तो जो एसेट अच्छा परफॉर्म करता दिखता है उसमें पैसा बढ़ा भी सकते हैं। इक्विटी सेविंग कम्प्लीटली रिकमेंड नहीं रहता है, क्योंकि अगर आप इक्विटी में जा रहे हैं तो आप रिटर्न के लिए जा रहे हैं, सो सेफ्टी की तरफ इतना ध्यान ना दें। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जो कि 60% तक इक्विटी में चले जाते हैं और टैक्स के मामले में भी इक्विटी फंड की तरह ट्रीट किए जाते हैं। सो अगर आप थोड़ा अग्रेसिव जाना चाहते हैं तो आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर एक्सपोजर इक्विटी में रखते हैं और 30 या 40% इनका डेट कैटेगरी में रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा कंजर्वेटिव हाइब्रिड होता है, जो कि इसका उल्टा है। कंजर्वेटिव फंड ज़्यादातर अपना पोर्शन डेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा बहुत पोर्शन इनका इक्विटी के अंदर जाता है। सो अगर कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो उसके लिए ये फ़ंड रिकमेंडेड रह सकता है। बट पर्सनली मैं इनमें से कोई भी फ़ंड में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। और आर्बिट्राज फंड होता है कि जहाँ भी आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। आर्बिट्राज का अर्थ है कि किसी एसेट का प्राइस एक जगह 100 रुपये है और दूसरी जगह 99 रुपीज़ है, तो 1 रुपये के डिफरेंस को हम अपना प्रॉफिट बना के कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इस एसेट को पहले से ही सेल कर दें और यहाँ बाय कर लें, और जब भी प्राइस मैच होगा तो 1 रुपये का हमें डेफिनेट प्रॉफिट होगा। सो ये फ्यूचर्स के साथ काम करते हैं एंड आर्बिट्राज को कैप्चर करते हैं। लिक्विड फंड के बराबर का लगभग रिटर्न रहता है इनका। तो अगर आप लिक्विड फंड को जानते हैं तो आप लिक्विड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और आर्बिट्राज में भी। आर्बिट्राज का जो टैक्स होता है वो इक्विटी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आता है। सो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो आर्बिट्राज फंड को थोड़ा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इक्विटी में टैक्स की थोड़ी बचत हो जाती है, डेट के अंदर टैक्स उनको ज़्यादा पड़ता है। अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं तो आपको ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप लिक्विड फंड में जा रहे हैं या आर्बिट्राज फंड में जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारी कैटेगरीज आती है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है और काफ़ी रिकमेंडेड प्रोडक्ट रहता है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं हम स्टॉक मार्केट के बारे में एंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर बैलेंस करना चाहते हैं पोर्टफोलियो को, एसेट एलोकेशन को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की तरफ जा सकते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन के ऊपर हमने जो वीडियो बनाया है उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने सभी अपने म्यूचुअल फंड्स को कवर किया है, ब्रॉडर कैटेगरीज को, जो कि इक्विटी के अंदर आती थी। अब हमारा डेट फंड का एरिया रह जाता है, जिसको कि हम फिर कभी देखेंगे, क्योंकि डेट फंड भी अपने आप में एक बड़ी कैटेगरी है और मैं पर्सनली डेट फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। सो इतना फोकस नहीं करता हूँ डेट फंड के ऊपर। तो होप करते हैं कि आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि इक्विटी फंड के अंदर हमें कहाँ इन्वेस्ट करना प्रेफरेबल है और कहाँ हमें अवॉइड करना चाहिए। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बढ़िया सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।